लीवे मोर दुनिया के एक ग्रेटेस्ट बेस्ट ट्रेडर में से एक थे, जिन्होंने 1929 में $100 मिलियन कमाए थे। अगर आज उसे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करे तो वो होगा $20 बिलियन, वो भी एक दिन में। इनकी लाइफ में बहुत अप डाउन आए, बैंकरप्ट हुए, फिर पैसे कमाए, फिर बैंकरप्ट हुए, फिर पैसे कमाए। लीवे मोर बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने मात्र 5 साल की उम्र में फाइनेंस की न्यूज़पेपर पढ़ते थे और उसको समझते भी थे। जहां अभी के एडल्ट को भी फाइनेंस की बातें समझ नहीं आती, वो बचपन में ही फाइनेंस की बातें समझा करते थे। महज 14 साल की उम्र में पैसों की कमी की वजह से उन्हें उनका स्कूल छोड़ना पड़ा था। उनके पापा चाहते थे वो भी खेती करे, पर वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी मम्मी से जाकर कहा, मुझसे ये सब नहीं होता, मुझसे ये खेती नहीं होगा। अब उनकी माँ ने उन्हें $5 दिया। $5 मतलब कि अभी का आप $100 समझ लो उसे। $100 लेकर और वो न्यूयॉर्क आ गए। जैसे लीवे मोर न्यूयॉर्क आने के बाद उनका पहला जॉब था एज ए कोटेशन बॉय, या फिर इसे कुछ लोग चौक बॉय भी बोलते हैं, का काम शुरू किया, जिसका काम होता था स्टॉक प्राइस कितने पे है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना, और वो लिखा करते थे। उन्हें उस समय इसके लिए $8 पर मंथ मिलता था। यहीं से इनका ट्रेडिंग के प्रति इंटरेस्ट जगा था। इन्हें लगता था कि आखिर क्यों आज प्राइस अप जा रहा है, क्यों आज प्राइस डाउन जा रहा है, और ये अपने छोटे से नोटबुक में नोट करते रहते थे। यहीं से इनका इंटरेस्ट जगता है ट्रेडिंग के प्रति। उसके बाद इनका एक दोस्त इन्हें बकेट शॉप लेके जाता है, और ये जाते हैं तो ये सही अनुमान लगा पाते हैं। उसके बाद ये रेगुलर बकेट शॉप जाना शुरू कर देते हैं। महज 16 से 17 साल की उम्र में ये $1000 कमा चुके होते हैं, यानी कि आज का 15 लाख रुपए। और 18 से 20 साल के होते होते इनके पास 2 करोड़ थे। उसके बाद जैसे लीवे मोर इतने बड़े बनते जा रहे थे बकेट शॉप में, इतने बड़े बनते जा रहे थे कि बकेट शॉप वाले अब इनको बैन करना चालू कर दिए थे। न्यूयॉर्क के सारे बकेट शॉप ने जैसे लीवे मोर को बैन कर दिया था। पूरे न्यूयॉर्क में बस एक बकेट शॉप बची थी, जिसका नाम था हाइट एंड फ्रीज, जिन्होंने अभी तक जैसे लीवे मोर को बैन नहीं किया था। लेकिन उन्होंने भी, बकेट शॉप में क्या होता था कि मार्जिन अनलिमिटेड ले सकते हो, लेकिन जब बकेट शॉप वालों ने देखा कि जैसे लीवे मोर इसका फायदा उठा के बहुत पैसे छाप रहा है, तो उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी। उन्होंने कहा हम ज्यादा मार्जिन नहीं दे सकते, जिस वजह से जेसी लीवे मोर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वापस आना पड़ता है। 1900 में जेसी लीवे मोर न्यूयॉर्क वापस आते हैं। उस समय स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट चल रहा होता है। वहां आते ही उन्होंने सिर्फ 5 दिनों में $10,000 को $50,000 में कन्वर्ट किया। उसके सिर्फ 1 साल बाद 1901 में उन्होंने अपना सारा कैपिटल एक स्टॉक में लगा दिया, वो भी 400% मार्जिन के साथ। मतलब उनके पास अगर 10 करोड़ थे तो वो 400% मार्जिन के साथ वो 40 करोड़ बन गया। और इस बार मार्केट उनके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता और वो अपना सारा कैपिटल खो देते हैं। कैपिटल खोने के बाद जेसी लीवे मोर $2000 अपने दोस्त से उधार लेते हैं। उसके बाद वो सेंट लुइस जाते हैं, जहां उन्हें कोई नहीं जानता, और वहां जाकर उन्होंने बकेट शॉप में फिर से ट्रेडिंग शुरू की। उसके बाद उन्होंने वहां से $10,000 कमाया, और ट्रेडिंग करते करते उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई करी। उन्होंने देखा कि मैंने क्या गलती की, उन्होंने अपनी गलती में सुधार करने की कोशिश की। उसके बाद $10,000 बकेट शॉप से कमाने के बाद वो फिर से वॉल स्ट्रीट वापस आ गए। अब उन्होंने नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे पे बेट लगाया, और इस बार वो $10,000 को $5 लाख में कन्वर्ट किया। फिर टाइम आता है पैनिक ऑफ 1907। उससे पहले 1906 में वो वैकेशन पर थे। उस समय यूनियन पैसिफिक रेल रोड को शॉर्ट करके उन्होंने $2.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। पैनिक ऑफ 1907 में एक दिन में जेसी लीवे मोर ने $1 मिलियन कमाया। आज तक जेसी लीवे मोर जितना भी पैसा कमा रहे थे वो अपने दम के एनालिसिस पर कमा रहे थे। वो खुद को वन मैन आर्मी करते थे। वो खुद के बिजनेस को वन माइंडेड बिजनेस कहते थे। ट्रेडिंग को ग्रुप में नहीं किया जा सकता, ये उनका थॉट है, पर उनकी बुद्धि फिरती है। एक कॉटन के बहुत बड़े ट्रेडर थियोडोर एच टेडी, जिन्होंने लीवे मोर को इन्फ्लुएंस किया, कॉटन ऊपर जाने वाला है। पर लीवे मोर का एनालिसिस कहता था कि ये ऊपर जाने वाला नहीं है। लेकिन एच टेडी भी बहुत बड़े ट्रेडर थे, तो इन्होंने उनका बात मान लिया, और लीवे मोर भी उनकी बातों में आ चुके थे और आकर कॉटन को खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद पता है क्या हुआ,
पूरी की पूरी कॉटन ट्रेडर कम्युनिटी ने सेल करना शुरू कर दिया और वो सारा लॉट किसके पास आता गया, जेसी लिवर्मोर के पास वापस आता गया, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि जेसी लिवर्मोर कभी भी छोटा ऑर्डर नहीं देगा। और इस बार फिर मार्केट बुरी तरह से क्रैश होता है, क्योंकि सारे जो कॉटन ट्रेडर की कम्युनिटी थी, पूरी कॉटन ट्रेडर कम्युनिटी ने सेल कर दिया और सिर्फ जेसी लिवर्मोर बाय करते जा रहे थे। तो कब तक मार्केट ऊपर जाता और मार्केट बुरी तरह क्रैश होती है और इस बार भी उनका बहुत भारी नुकसान होता है और इस बार भी वो अपना लगभग 90% कैपिटल खो देते हैं, साथ में $1 मिलियन का डेट भी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आप अपना ज्वेलरी बेच दो और कुछ मेरी मदद कर दो ताकि मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊँ, लेकिन उनकी वाइफ उनकी मदद नहीं करती और उन दोनों के बीच प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि डिवोर्स तक हो जाता है। 1915 में उन्होंने फिर से बैंकरप्सी फाइल की। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया, कुछ पैसे जोड़े, उसके बाद उन्होंने बड़ा पैसा 1929 के क्रैश में कमाया। उन्होंने उस समय 1929 में $100 मिलियन कमाए, वो आज के $20 बिलियन हुए, यानी कि एक दिन में $20 बिलियन। न्यूज़पेपर ने उन्हें द ग्रेट बियर डिक्लेयर किया और ये क्रैश इतिहास का शायद सबसे बड़ा क्रैश था। हर कोई जेसी लिवर्मोर को ही कोस रहा था कि इसके वजह से ही क्रैश हुआ। बैंकर सब ने जेसी लिवर्मोर से रिक्वेस्ट किया, अब शॉर्ट मत करो। स्पेशली जेपी मॉर्गन ने कहा, अब शॉर्ट मत करो, शॉर्ट कवर करो और लॉन्ग पोजीशन लो। जेसी लिवर्मोर भी जेपी मॉर्गन को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, इसीलिए उन्होंने उनकी बात को मान ली, लॉन्ग पोजीशन लेना शुरू किया। उसके बाद पब्लिक भी बाय करने लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जेसी लिवर्मोर की लाइफ मस्त कटेगी, $20 बिलियन और बहुत मजा, पर ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग रूल्स में बदलाव आते हैं, क्योंकि 1929 का क्रैश पूरे वॉल स्ट्रीट को हिला करके रख देता है। तो ट्रेडिंग रूल्स में कुछ बदलाव आते हैं, जिस रूल्स के बदलाव की वजह से जेसी लिवर्मोर पैसे कमा नहीं पाते और तीसरी बार 1934 में उन्हें फिर से बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती है। और बैंकरप्सी फाइल करते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब चल रही थी और अब पर्सनल लाइफ भी खराब होती चली जाती है। उनकी जो वाइफ होती है, उन्होंने उनके बेटे को गोली मार दी। उनकी वाइफ, उनका बेटा उनका जरा भी नहीं सुनता है। उसके बाद वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। 1934 से 1940 तक जेसी लिवर्मोर ने संघर्ष किया, ट्रेडिंग रूल्स अप्लाई किए, बहुत कुछ किया, पर पर्सनल लाइफ भी खराब होती चली जा रही थी। अंत में 28 नवंबर 1940 मैनहट्टन के होटल में उन्होंने पिस्टल से खुद को शूट कर लिया और 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़कर गए, जिसमें लिखा था, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, अब और मैं इसे नहीं झेल सकता, आई एम ए फेलियर,